Welcome to Lukman IAS. Study General Studies with Lukman IAS for building comprehensive knowledge. GS paper 2 and 4 will be taken by S. Ansari and other papers will be covered by renowned faculties. Live classes are as effective as offline classes. The classes are highly interactive in nature. Your doubts and queries will be addressed and there will be dictation of notes. In the last 10 years, Lukman IAS has set up a niche in the field of UPSC guidance. हेलो दोस्तों, मेरा नाम कपूर कुमार है। मेरा चयन 2021 की सिविल सेवा परीक्षा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है उसमें डीएसपी के लिए हुआ है। मेरा रैंक 22 है। मेरा माध्यम हिंदी है और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भूगोल है। मैं आज आप सभी से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा हम्बल रहा है। ग्रामीण परिवेश से मैं आता हूँ। मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है उसमें मैंने बीए किया है, एमए किया है पॉलिटिकल साइंस के साथ में और नेट जेआरएफ भी किया है। तो इस तैयारी की शुरुआत में मुझे काफ़ी कठिनाई आई थी क्योंकि 2013 में ही मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। क्योंकि मेरा परिवार पेशे से एक मज़दूर है तो मेरे लिए जो इकोनॉमिक जो समस्याएं थी वो थोड़ी ज़्यादा थी। 2015 में मैं इंटर किया और मेरे इंटर में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे, 52% मेरे मार्क्स थे। तो उसके बाद में जब मैंने ग्रेजुएशन में किया तो ग्रेजुएशन में मेरे पास में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और सोशोलॉजी सब्जेक्ट थे। तो मेरे ग्रेजुएशन के दौरान ही 2017 में मैंने अपनी जो सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी थी। शुरुआत में मुझे लगता था कि मुझे पढ़ना है और कहीं ना कहीं एक सरकारी सेवा चाहे वो किसी भी स्तर की हो उसको प्राप्त कर लेना है। लेकिन जैसे जैसे मैं अपने स्कूल में या अपने कॉलेज में दोस्तों से मिलता रहा तो सिविल सेवा के प्रति एक जागरूकता उत्पन्न हुई। 2017 में मैंने देखा कि हमारे अलीगढ़ में तहसील कोल में डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा जो एसडीएम के रूप में तैनात हुए थे, उनकी कार्यप्रणाली और उनका जो जनता के प्रति कार्य करने का नज़रिया था उसको देख के मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। मुझे लगा मुझे भी एक एसडीएम की तरह ही नज़र आना चाहिए। 2017 में ही डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा द्वारा एक संस्थान सिविल सर्विस मार्गदर्शिका की शुरुआत की गई, जिसमें उन्होंने उन बच्चों को जिनके पास में आर्थिक संसाधन नहीं है कहीं ना कहीं शिक्षा देने का काम शुरू किया। वो अपने जो छुट्टी का टाइम होता था, जैसे सुबह 6 बजे से 10 बजे तक या शाम को जब ड्यूटी के बाद में बच्चों से करेक्ट होते थे और उनको पढ़ाते थे, उनको सिखाते थे। धीरे धीरे उनकी टीम बड़ी होती गई और कुछ अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी उसमें सहयोग करते गए, जिसमें राजकुमार गुप्ता सर थे, विमा मैडम थी, जयप्रकाश सर थे, बाद में राजवीर सर, रिंकू भैया, ये सभी लोग जुड़ गए। इसके बाद में एक प्रॉपर जो गाइडेंस थी वो बच्चों को प्रोवाइड की जाने लगी। मेरा पहला अटैम्प्ट 2018 में था। मेरा 18 में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। तो पहले अटैम्प्ट में ही मेरा प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस हुआ और मैं इंटरव्यू के लिए चयनित किया गया। अंत में मेरा चयन नहीं हुआ, लेकिन उससे मुझे कॉन्फिडेंस के लेवल पे कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद में 2019 में जब मैंने दूसरा अपना प्रयास दिया तो मेरा क्योंकि आर्ट बैकग्राउंड था तो सीसेट की मुझे काफ़ी प्रॉब्लम थी और कहीं ना कहीं मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश इन सारी समस्याओं के कारण मेरा सीसेट रुक गया और 2019 का प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया। मैंने लगातार उन पर काम किया। हाँ, आप और हम सभी जानते हैं कि लगभग 2 वर्ष हम कोरोना महामारी से भी गुजरे और वो एक ऐसा समय था जब एक स्टूडेंट अपने आप में सिमट के रह गया था। कुछ मानसिक तनाव भी रहा और इस कारण भी पढ़ाई कहीं कहीं प्रभावित हुई। हालांकि 2020 में मेरा प्री क्वालिफाई हुआ। 2020 में ही यूपीएससी के लिए भी मेरा प्री क्वालिफाई हुआ, जो कि मेरा दूसरा प्रयास था। लेकिन जब मैं मेंस देने वाला था उससे कुछ दिन पहले, जो 2020 का मेंस था उससे पहले 2018 की मार्कशीट जारी हो चुकी थी। तो जो मार्कशीट में मेरे मार्क्स थे उसमें 1 नंबर कम था फाइनल कट ऑफ से। तो मुझे बहुत दुख हुआ और फिर मुझे लगा कि 1 ही नंबर तो कम है, मैं इसे बढ़ा लूँगा यार। इसलिए मैंने यूपीएससी का जो मेंस एग्ज़ाम था वो क्योंकि प्री एग्ज़ाम के सराउंड ही था
तो मैंने उसे रीच कर दिया और मैं उसे देने नहीं गया। यूपीपीसीएस का मैंने 2020 एग्ज़ाम अच्छे से दिया, लेकिन फाइनली जब उसका रिज़ल्ट आया तो मैं मुख्य परीक्षा ही क्वालिफाई नहीं कर पाया, और ये मेरे लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव रहने वाला था। काफ़ी लंबे समय तक मुझे कहीं ना कहीं अपनी कमियां जो थी उनका एहसास हुआ, मैं देखता रहा, तो मैंने पाया कहीं ना कहीं मुख्य परीक्षा में काफ़ी सारी मेरी कमियां रहीं, जिसमें मैं देख पाया कि जो आंसर राइटिंग में जो कंटेंट है उसको कहीं ना कहीं मैंने बेहतर किया बाद में। इसके अलावा प्रॉपर टाइम में जो हमको 3 घंटे मिलते हैं उसमें 20 क्वेश्चनों को लिखना और डाटा वगैरह को उसमें जोड़ना, करंट के जो टॉपिक्स चल रहे हैं उसको उसमें शामिल करना, इन सारी चीज़ों को मैंने देखा। और फिर जो है मैंने 2021 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया, प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हुआ। देन मैंने फिर दोबारा से उसका मेंस दिया, और इस बार मेंस में सबसे ज़्यादा मेरा फोकस था वो था आंसर राइटिंग पे। मैंने जो प्री और मेंस के बीच का गैप था उसमें लगभग जो है 150 प्लस जो है जो टेस्ट पेपर थे मुख्य परीक्षा के लिए उनको लिखा था। तो जब मैं लास्ट में जब मैं एग्ज़ाम हॉल में था 2021 की मुख्य परीक्षा में, तो मैं कॉन्फिडेंट था कि इस बार नहीं रुकेगा, और हुआ भी यही कि इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल हुआ। देन फाइनली मुझे डीएसपी के पद पर सिलेक्शन हुआ। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपसे साथ में कि मेरी स्ट्रेटजी क्या थी। तो 2018 में जब मैंने पहली बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया था, तो गाइडेंस के रूप में मैंने आपको जैसे बताया कि डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा, राजवीर सर, रिंकू भैया, ये सभी लोग मेरे साथ थे और इन्होंने मुझे प्रॉपर गाइडेंस दिया। तो हमने शुरुआत की थी एनसीईआरटी के साथ में। मैं कहना चाहूँगा कि सारी एनसीईआरटी तो नहीं, लेकिन कुछ एनसीईआरटी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं उनको हमें कवर ज़रूर कर लेना चाहिए शुरुआत में, क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेस तैयार कर देती है। आप देखते होंगे कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में या मुख्य परीक्षा में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे जो मेन सिलेबस होता है या मेन कोर टॉपिक्स होते हैं उनसे अलग होते हैं। तो उनकी तैयारी हम कहाँ से करें जब तक हमारा बेस तैयार नहीं होगा। तो इसके लिए मैं प्रेफर करना चाहूँगा एनसीईआरटी में 6 से 12 तक की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, क्योंकि ज्योग्राफी के लिए कोई प्रॉपर बुक हम नहीं देख सकते, जबकि एनसीईआरटी में जो मटेरियल है वो बहुत शानदार है। इसके अलावा अगर हम देखें हिस्ट्री में, तो मिडवल और इंसेंट की एनसीईआरटी के साथ में जो विपिन चंद्रा की 11th क्लास की जो बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप जब उसे पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के जो भी आयाम हैं लगभग सारे कवर हो जाते हैं। इसके अलावा एक इन्वायरमेंट की एनसीईआरटी थी जिसे एकक 9 के नाम से जानते हैं, वो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इन्वायरमेंट का बेस क्लियर करने में। पॉलिटी में संविधान के अंग जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसको मैंने पढ़ा था। इसके अलावा क्योंकि मेरा आर्ट बैकग्राउंड था और साइंस के लिए मैंने 9th 10th क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ा था। तो ये मेरी एनसीईआरटी की बुक लिस्ट थी जिसको मैंने किया था। उसके बाद में जो प्रॉपर बुक्स थी सब्जेक्ट की उनको मैंने किया था। जैसे मैं बात करूँ तो पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत को मैंने मैक्सिमम बार रिवाइज़ किया था। उसके अलावा हिस्ट्री में मैंने मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री को तो नहीं पढ़ा था, लेकिन हाँ जो मॉडर्न हिस्ट्री थी उसमें मैंने एस.के. पांडे की बुक को पढ़ा था। हालांकि बहुत सारे लोग मुझे स्पेक्ट्रम को भी प्रेफर करते हैं, वो भी एक अच्छी बुक है, लेकिन मैंने एस.के. पांडे को ही पढ़ा था क्योंकि शुरुआत में मैंने उसे पढ़ लिया था, इसलिए फिर मैंने दोबारा उसे पढ़ना उचित नहीं समझा। दोस्तों, क्योंकि आप जानते हो कि सिलेबस इतना बड़ा है और हमारा जो मटेरियल है जितना कम होगा उतना हमारे लिए फ़ायदा रहेगा। इसके अलावा इकोनॉमी के लिए मैंने परीक्षावाणी ली थी। हालांकि मेरे पास में एस.एन. लाल की बुक भी थी, मैं उसे कभी कभी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए देख लेता था, लेकिन प्रॉपर मैंने एस.एन. लाल को नहीं पढ़ा था, परीक्षावाणी को मैंने पढ़ा था। ज्योग्राफी के लिए भी प्रीलिम्स के लिए परीक्षावाणी को मैंने प्रेफर किया था। हालांकि एनसीईआरटी जब आप लगातार अच्छे से कर लेते हो तो परीक्षावाणी इतना ज़्यादा उपयोगी नहीं रहती है। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ इन्वायरमेंट की ही, तो शंकर आईएएस के जो नोट्स हैं वो हिंदी में अवेलेबल थे, तो मैंने उनकी बुकलेट ले ली थी और फिर उसको भी रिवाइज़ किया था। अगर हम बात करें तो एक बड़ा पोर्शन इसमें साइंस का रहता है, खास करके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। तो साइंस के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी 9th और 10th क्लास की ली थी, इसके अलावा मैंने परीक्षावाणी भी ली थी। और मैं कहना चाहूँगा कि मैंने फोकस किया था बायोलॉजी की परीक्षावाणी पर, जहाँ प्रीलिम्स में आपसे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम देखें तो यूपीपीसीएस में क्योंकि स्टेट का एग्ज़ाम होता है तो स्टेट को भी पढ़ना होता है। हालांकि उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक परीक्षावाणी मैंने यूपीपीसीएस के लिए उत्तर प्रदेश विशेष के नाम से भी ली थी। तो ये मेरी
बुकलेट थी जो सब्जेक्ट से संबंधित थी। इनके साथ में जब मैंने तैयार किया था तो मैंने शुरुआत से ही विज़न के टेस्ट पेपर लगाए थे जो यूपीएससी के लिए किए जाते हैं। हालांकि मैं तैयारी पीसीएस की कर रहा था, लेकिन क्योंकि मेरे पास में 2017 से ही मैं तैयारी कर रहा था तो पर्याप्त समय था, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना विज़न की टेस्ट सीरीज़ के साथ में बुक्स को रीड किया जाए। तो मैं करता इस तरह से था कि जैसे मान लीजिएगा कि विज़न का टेस्ट है, तो उसको टेस्ट को करने के बाद में उसको हम बुक के साथ में मिलाते थे और उसके आंसर को बुक से देखते थे। तो इससे क्या होता था कि हमारा टेस्ट भी कंप्लीट हो जाता था और उसका एनालिसिस भी हो जाता था, साथ में जो बुक्स में कंसेप्ट हैं वो भी हमारे क्लियर हो जाते थे। तो इसके लिए मेरे जो दोस्त हैं जैसे धर्मेंद्र मौर्य हुए, शुभम कपूर हुए, अरविंद भैया हुए, ये सारे लोग मेरा सहयोग करते थे, कोमल हुए, इन सारे लोगों के साथ में मिलकर हम टीम थी 4-5 लोगों की और वो मिलकर जो है इस तरह से टेस्ट पेपर लगाते थे और फिर उनका पोस्टमार्टम करते थे। जब हमारे टेस्ट कंप्लीट हो गए उसके बाद में हमने पूर्वालोकन को प्रेफर किया। हर एक सब्जेक्ट का पूर्वालोकन जो घटना चक्र पब्लिकेशन का होता है उसको हमने लिया, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इन्वायरमेंट हो, साइंस हो, यूपी स्पेशल हो, इन सब का हमने घटना चक्र लिया और फिर उसको मैक्सिमम बाय रिवाइज किया गया। क्योंकि घटना चक्र में आपको लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन जो भी 10-20 सालों में आए हैं, चाहे वो यूपीएससी के हों, पीसीएस के हों, बिहार पीसीएस के हों, राजस्थान पीसीएस के हों या मध्य प्रदेश पीसीएस के हों, सभी के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो शुरुआत में मैं क्या करता था कि जो क्वेश्चन नॉर्मली मुझको आ रहे हैं तो उन पर मैं मार्क कर देता था कि इस क्वेश्चन को अब दोबारा नहीं देखूंगा, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आ रहे होते थे उनको जो है छोड़ देता था। तो जब मैं दोबारा से रिवाइज़ करता था तो उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज़ करता था जो मैंने छोड़ रखे हैं। तो जब मैं 4-5 बार घटना चक्र को रिवाइज़ कर लेता था तो लगभग हर एक क्वेश्चन मेरी टिप पर रहता था। तो प्रीलिम्स के लिए ये मेरी स्ट्रेटजी थी जिसमें मैं मुझे लगता है कि ये सभी को अपनानी चाहिए। आप जो है लास्ट में जब 2 महीने बचे होते हैं उस समय आप पूर्वालोकन उठाइएगा और उनको मैक्सिमम बार रिवाइज़ कीजिएगा। प्रीलिम्स में सबसे बड़ा जो फैक्ट रहता है वो रहता है करंट अफेयर का। चाहे हम 2019 की बात करें, 20 की बात करें, 21 की बात करें और अभी 22 की बात करें, तो हम देखते हैं कि 40% क्वेश्चन प्रीलिम्स में करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो करंट का एक अलग मेरा मैकेनिज़्म रहता था। मैं जैसे कि द हिंदू, तो वीर तालियान एक चैनल है, उसका द हिंदू जो एडिटोरियल है उसको प्रेफर करता था। साथ में जनसत्ता जो हिंदी माध्यम का, क्योंकि विद्यार्थी हूँ तो हिंदी माध्यम में क्या होता है कि आपको कंटेंट बहुत आसानी से नहीं मिलता है, तो मैं क्या करता था कि जनसत्ता को ख़रीदता था। हालांकि वो मुझे एक दिन लेट मिलता था, तो जनसत्ता में जब मैं देखता था कि उसका एक एडिटोरियल होता है वो सबसे बेस्ट रहता है और ख़ास करके यूपीएससी और पीसीएस की परीक्षाओं के लिए उसमें पर्याप्त कंटेंट रहता है। इसके अलावा जो मंथली मैगज़ीन थी, तो क्योंकि मैं पीसीएस की तैयारी मेरा पूरा फोकस था, तो मैं प्रतियोगिता दर्पण को प्रेफर करता था और उसी को मैं मंथली रिवाइज़ करता रहता था। जब लास्ट में एग्ज़ाम आने वाला होता था तो मार्केट में दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है वन लाइनर वाली, उसको ले आता था और इन सारे करंट अफेयर को एक जगह समराइज़ करके रख लेता था। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता था वैसे वैसे मेरे पढ़ने का ग्राफ बढ़ता जाता था और मैक्सिमम बार रिवीजन होता रहता था। तो जब भी मैं रिवीजन करता था उसमें से उन पेजों को निकालता रहता था जो कि मुझे पर्याप्त रूप से याद हो जाते थे। तो जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता था तो लास्ट वाले दिन मैं देखता था कि मेरे हाथ में मुश्किल से 10 या 5 पेज रह जाते थे। तो इस वजह से जो भी नीड होती थी एग्ज़ाम की उसको मैं कवर कर लेता था। दोस्तों, सिविल सेवा की तैयारी ऐसा नहीं है कि प्री के लेवल पे अलग करनी होती है, मेंस के लेवल पे अलग करनी होती है या इंटरव्यू के लेवल पे अलग करनी होती है। एक ही तैयारी करनी होती है, बस समय समय पे हमें अपना अप्रोच चेंज करना होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना फाउंडेशन बना के चलें। जैसे कि मैंने बताया कि एनसीईआरटी आप प्रेफर कर सकते हैं सबसे पहले। अगर आपका बैकग्राउंड किसी एक विशेष सब्जेक्ट से रहा है तो आप उस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को आप जो है अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी नीड होती है। उसके बाद में आपकी टेक्स्ट बुक हो गई और उसके बाद में देन आपका जो है आंसर राइटिंग या फिर टेस्ट पेपर, इन सारी चीज़ों के लिए कीजिएगा। प्रीलिम्स में जैसे जैसे प्रीलिम्स आना होता है उससे 3 या 4 महीने पहले हमको टेस्ट पेपर वगैरह, हमारा एक अलग अप्रोच हो जाता है कि अब हम वन लाइनर चीज़ों को भी देखेंगे। क्योंकि आप जानते हो यूपीपीसीएस में और यूपीएससी में दोनों में एक अंतर है, वो है कि यूपीएससी में जहाँ पर
क्वेश्चन ज़्यादातर कंसेप्चुअल आते हैं, वहीं पीसीएस के प्रीलिम्स में फैक्चुअल आते हैं। तो हमको एक नया अप्रोच लेके तैयारी करनी होती है, जिसमें चाहे वो डाटा हो या कहीं करंट अफेयर का कोई एक ऑब्जेक्टिव कोई चीज़ हो, उसको हमें वन लाइनर वे में याद करना होता है। तो इसके लिए आपकी एक अलग अप्रोच होनी चाहिए। जैसे मैं क्या किया करता था कि जो भी टेस्ट पेपर दिया करता था, उनको टेस्ट लगाते समय और जब उनका एनालिसिस करता था, तो वो पॉइंट जो मुझसे छूट रहे होते थे, मैं उनको एक डायरी में लिख देता था। लास्ट में जब प्रीलिम्स आने वाला होता था, उससे कुछ दिन पहले उस डायरी को मैक्सिमम बार रिवाइज़ करने का मेरा जो काम है वो शुरू हो जाता था, और फाइनली जो भी पॉइंट छूटे हुए होते थे वो मेरे कवर हो जाते थे। यही काम मैं प्रीलिम्स में करंट अफेयर के साथ करता था। मैं मंथली मैगज़ीन फॉलो करता था, द हिंदू और जनसत्ता न्यूज़पेपर फॉलो करता था। इसके अलावा जैसे राज्यसभा टेलीविज़न हो गया, एआईआर रेडियो हो गया, ये भी मैंने काफ़ी देखे थे। हालांकि लास्ट में समय न मिल पाने के कारण मैंने इनको देखना बंद कर दिया, लेकिन मेरी तैयारी का जो फाउंडेशन तैयार किया हुआ, उसमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जो करंट अफेयर होता था, उसको भी मैं एकदम फैक्चुअल नज़रिए से देखता था जब भी प्रीलिम्स आता था, क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं और फैक्चुअली आपको बतानी होती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम की, तो वहाँ चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं। वहाँ यूपीएससी और यूपीपीसीएस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। आप पाएंगे कि कंसेप्चुअल चीज़ें आपको करनी होती हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप सिलेबस को बेस बना लें। तो मेंस की स्ट्रेटजी इस प्रकार रहनी चाहिए कि आपको पहले सिलेबस पूरा का पूरा याद रहना चाहिए। GS1, GS2, GS3, GS4 चारों पेपर्स का सिलेबस आप कई बार देखें, और फिर आप उसमें ये वर्गीकरण कर लें कि कौन से यूनिट में कौन सा सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। जैसे अगर मैं बात करूँ GS1 की, तो GS1 में जो सबसे पहली यूनिट है वो है आर्ट एंड कल्चर की। तो आर्ट एंड कल्चर में चाहे वो एंसेंट हिस्ट्री हो, मिडवल हिस्ट्री हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो, जो भी ऐसी चीज़ें रही हैं जो कला एवं संस्कृति से संबंधित हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा। उसके लिए जैसे मैंने विज़न, IAS विज़न का जो नोट्स है उसको प्रेफर किया था, और उसके छोटे छोटे सिनाप्सिस बना लिए थे। इसके बाद में आप जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, उसको आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से, और फिर उसके नोट्स बना लीजिएगा। फिर आपके पास में सोसाइटी हो गया या फिर अर्बनाइजेशन हो गया, इन सारी चीज़ों के भी आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। मैंने GS1, GS2, GS3, GS4 सभी के सिलेबस वाइज नोट्स बना लिए थे। GS1 में सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर, फिर उसके बाद में आधुनिक भारत, फिर उसके बाद में आज़ादी के बाद का भारत, फिर उसके बाद में विश्व का इतिहास, जो आधुनिक इतिहास की बात की जाती है वो, और उसके बाद में आप देखेंगे कि भारतीय समाज। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी और निबंध दो ऐसे पोर्शन हैं जहां आप थोड़ा अगर ज़्यादा मेहनत कर लें तो आपके नंबर भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो हिंदी में मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी, तो सिलेबस को देख के मैंने छोटे छोटे नोट्स बना लिए थे, और उसमें जैसे पहला पॉइंट भावार्थ है, तो भावार्थ की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए और उसकी विशेषताएँ क्या होनी चाहिए, वो पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं भावार्थ की डेफिनेशन को लिखता था आंसर में। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट आता था, रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या। तो जो व्याख्या शब्द है उसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है, और फिर उसमें जैसे दोहे हो गए, या कोई श्लोक हो गया, या फिर कोई चौपाई हो गई, या फिर कोई कोट हो गया, तो इसको मैं ज़रूर कोशिश करता कि कहीं ना कहीं मैं इसमें ऐड कर दूँ लिखते समय। इसी तरह से जो संक्षेपण होता है, उसमें वो जो उसके मानक होते हैं, प्रॉपर जो मानक होते हैं, उसको मैंने एक जगह पे लिख दिया था। तो जब मैं संक्षेपण लिखता था, तो संक्षेपण से पहले उसकी डेफिनेशन और उसकी 2-3 विशेषताएं या उसके जो मानक हैं वो लिखता था, चाहे वो क्वेश्चन में पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए, मैं उनको प्रॉपरली लिखता था। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि आप जो है शीर्षक लिखिए, तो शीर्षक में भी प्रॉपर डेफिनेशन, क्या उसके आधार हो सकते हैं, उनको लिखने के बाद में मैं मैक्सिमम 2 से 3 शीर्षक लिखता था। उसके बाद में कहता था कि इसमें से सबसे उपयुक्त शीर्षक ये हो सकता है। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि जो पत्र लेखन है, तो पत्र की भी प्रॉपर डेफिनेशन लिखता था, उसकी कुछ विशेषताएं लिखता था। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा चीज़ों को इंक्रीज़ किया था। इसके अलावा बाद में जो हमारा एक तरह व्याकरण वाला जो पोर्शन रह जाता है, उसमें भी प्रॉपर जैसे जो विलोम शब्द है, विलोम शब्द क्या होते हैं,
उनकी डेफिनेशन, प्रत्यय और उपसर्ग उनकी डेफिनेशन, मुहावरे और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं उनकी डेफिनेशन। तो हिंदी में जो सबसे अच्छा काम मैंने किया था, मुझे जो लगता है, वो मैं प्रॉपर रूप से हर एक जो पॉइंट था उसकी डेफिनेशन को ज़रूर से लिखता था, चाहे उन्होंने पूछा है या नहीं पूछा है। क्योंकि हिंदी आप देख सकते हैं कि 150 क्वेश्चन नंबर का होता है और उसमें से 110 मार्क्स भी लाए जा सकते हैं। एटलीस्ट बहुत सारे लोग लेकर आए हैं और हिंदी आपका रैंक को बहुत इम्प्रूव कर सकता है। इसके अलावा हम अगर बात करें निबंध की, तो उसके लिए मैंने कोई अलग से कोई तैयारी नहीं की थी। जो मेरी इंटीग्रेटेड तैयारी थी उसको ही मैंने आगे बढ़ाया था। मैंने ये देखा कि लगातार किस तरह से निबंध पूछे गए हैं, उसी के आधार पर मैंने 10-15 जो पॉइंट थे, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो या फिर एनवायरनमेंट हो या फिर कृषि की समस्याएं हों या फिर लोकतंत्र हो, इन सबको एक फ्रेम में कर लिया था। और जब मैं तैयारी करता था तो इस फ्रेम को रिवाइज कर लेता था और वो मेरे निबंध में काम आता था। निबंध की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो इस तरह की होनी चाहिए कि आप शुरू से लेके आखिर तक जब भी आप कोई भी चीज़ शुरू करते हो तो वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए। आपका कहीं ना कहीं कंटेंट के रूप में एक दूसरे के साथ में जुड़ाव होना चाहिए। हालांकि इसमें मैंने थोड़ा सा प्रयास किया था कि जो 3 निबंध थे तो मैंने तीनों तरह से शुरू किए थे। जैसे पहला निबंध था तो वो मैंने एक नाटक के साथ में शुरू किया था और उस नाटक के लिए जो एक वीडियोज़ पे बहुत सारे छोटे छोटे आपको मेम्स मिल जाएंगे या फिर छोटे छोटे वायरल वीडियोज़ मिल जाएंगे जिनको आप लगा सकते हो। और मैंने नाटक के साथ में आधे पेज में एक नाटक बनाने की भूमिका में नाटक लिखने का प्रयास किया था और फिर बाद में जो है उस नाटक को निबंध की जो मूल उसका आधार था उससे जोड़ते हुए, और जब मैंने लास्ट किया था उस निबंध का तो उस नाटक का जो शुरू था उसको मैंने जो नाटक था उसको लास्ट में भी जो निष्कर्ष था उसमें भी मैंने उसको मेंशन किया था। इसी तरह से दूसरा जो निबंध था वो मैंने श्लोक के साथ में शुरू किया था। तो पहले से ही मैंने 4-5 श्लोक तैयार कर लिए थे ताकि मैं कहीं किसी तरह से इनको उसमें कर सकूं। और तीसरा निबंध जो मैंने शुरू किया था वो एक कविता के साथ में शुरू किया था। मैं दोस्तों कहना चाहूँगा कि मैंने जब निबंध लिखे थे तो उसके हर पैराग्राफ के बाद में मैं कोशिश करता था कि कोई ना कोई कोटेशन हो, कोई ना कोई चौपाई हो, कोई ना कोई श्लोक हो, वो इसमें मैं मेंशन करता रहूँ। तो इस तरह से निबंध और हिंदी को मैंने एक नई तरीके से करने की कोशिश की थी। मुझे लगता है ये प्रयास आप भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ऑप्शनल की, तो ऑप्शनल मेरा भूगोल था। हिंदी माध्यम से भूगोल सब्जेक्ट जो पीसीएस में बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट रहा है पिछले काफ़ी समय से, क्योंकि मैंने 4 बार इस एग्ज़ाम को दिया है। तो पिछले 3 बार जो मैं 2 बार जब मेंस लिखा है तो मेरे भूगोल में अच्छे मार्क्स थे। तो भूगोल को के लिए मैं एक अलग से स्ट्रेटजी बनाऊंगा जो आप देख सकते हैं। दोस्तों इस परीक्षा के दौरान हमें कई सारी चुनौतियां अन्य तरह की आती हैं। जैसे कभी कभी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, कभी कभी हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हमें कुछ चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सभी के साथ होता है, जैसे मेरे साथ भी होता था। मुझे पढ़ते हुए चीज़ें बहुत कम याद रहती थी, लेकिन उसका मैंने एक तरीका बनाया था कि मैं कोई भी चीज़ पढ़ता था तो उसे कोशिश करता था कि दूसरे या तीसरे दिन ज़रूर एक बार उसे रिवाइज़ कर लूँ। हालांकि प्रॉपर उसी दिन नाइट में सोने से पहले रिवाइज़ करना मेरे लिए पता नहीं क्यों पॉसिबल नहीं हो पाता था, या फिर हमारी दिनचर्या ऐसी रहती थी कि हम कर नहीं पाते थे। लेकिन चीज़ें याद रखने का यही तरीका है कि आप उसे लगातार 2 से 3 बार रिवाइज़ करते रहें 1 मंथ के अंदर। इसके अलावा जब हम डिमोटिवेट होते हैं तो दोस्तों हमें जैसे मैं क्या है, मेरे दोस्त थे, जैसे उनका नाम लेना चाहूँगा, शुभम है, कोमल है, धर्मेंद्र मौर्य हैं, अरविंद भैया हैं जो इस समय नायब तहसीलदार हैं, आनंद गौतम सर हैं। तो ये सब लोग जब मेरे साथ रहते थे तो मैं इनके साथ में चीज़ों को शेयर करता था, घूमता था, कहीं भी फिल्म देखने के लिए चला जाता था। तो जो एक डिमोटिवेट होने वाली प्रणाली थी वो कहीं ना कहीं अपने आप ही ख़त्म हो जाती थी। और दोस्तों मोटिवेशन जो होता है ना, वो आपके जो आपका जो काम होता है, जो हमारा डेली वर्क होता है उसको लेकर होता है। अगर आप पूरा दिन पढ़ लेते हो, जैसे मैं पूरा दिन पढ़ाई कर लेता था तो फिर मैं डिमोटिवेट नहीं होता था, मैं खुश रहता था। लेकिन जब जो है पढ़ाई नहीं कर पाता था उस दिन अवश्य मैं डिमोटिवेट होता था। हालांकि जब हमें लगातार सफलता मिलती रहे तो फिर बात ही क्या है। लेकिन
ये एग्ज़ाम असफलता भी देता है। मुझे 3 बार असफल होने का मैं कहूँगा कि अनुभव है कि मैं 3 बार असफल हुआ। एक बार इंटरव्यू के बाद में जो मेरा शुरुआती चरण था, पहला अटेम्प्ट था, दूसरी बार में मेरा प्री ही नहीं हुआ, तीसरी बार में मेरा मेंस भी नहीं हुआ। तो ये मेरा जो सफ़र है वो बड़ा उतार चढ़ाव वाला है। और 2020 जो मेरा इससे पहला अटेम्प्ट था उसमें मुझे इतने गंदे मार्क्स मिले थे, मेरे मार्क्स 606 थे। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये मार्क्स मेरे कैसे थे, लेकिन फिर मैंने देखा कि कमियां कहीं ना कहीं मेरे ही अंदर हैं और मैंने लगातार अपने आप को इम्प्रूव किया। मैंने देखा कि जो मेरी आंसर राइटिंग में जो मिस्टेक्स हैं, खासकर की मात्रात्मक गलतियां जो हिंदी माध्यम वालों के साथ में होती भी हैं, उन पे लगातार मैंने काम किया। जो मेरे दोस्त थे, मैंने उनसे कहा कि भाई आप इस चीज़ को कम से कम मेरी को सुधारो, और फाइनली 21 में मुझे ये पोस्ट मिला। दोस्तों, टेस्ट सीरीज़ की अगर बात करें, चाहे वो प्री की हो या मेंस की हो, तो हम पाएंगे कि जब जो प्री के लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो या जिनका बैकग्राउंड बहुत हम्बल रहा है या जो हिंदी माध्यम वाले हैं और जिनका पहला अटैम्प्ट है, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज़ एक तरह से कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूव करने का मौका देती है। आप किस पोर्शन में कहाँ वीक हो रहे हो, कहाँ वीक नहीं हो रहे हो, तो उस चीज़ को आपको मदद करती है। तो मेरा मानना है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए कम से कम 30 से 40 टेस्ट आपको लगाने चाहिए, और लगाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप उनका एनालिसिस भी करें। और जब आप एनालिसिस करें तो जो नई बातें आपको सीखने को मिल रही हैं टेस्ट सीरीज़ में, कोई नया फैक्ट है, कोई नया डाटा है, तो आप उसको क्या करें कि उसको एक डायरी में लिख लें। लास्ट में जब आप सारे टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपनी उस डायरी को देखें, उसमें कहीं ना कहीं 4-6 पेजों में जो आपने कंटेंट इकट्ठा किया होगा, आपको उससे ज़रूर एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। लेकिन मुझको लगता है कि प्री से ज़्यादा मेंस एग्ज़ाम में टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत होती है। हालांकि मैंने कहीं भी किसी भी कोचिंग संस्थान से तैयारी नहीं की। मेरी खुद की जो सिविल सर्विस मार्गदर्शिका अलीगढ़ में है, वहीं से मैंने तैयारी की थी, जहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा द्वारा शुरू की गई थी, उनके सहयोग से, उनके साथ में जैसे राजवीर सर हुए, रिंकू भैया हुए, उनके सहयोग से मैंने अपनी तैयारी को बूम किया था। तो उन्हीं के द्वारा जो पूर्व में सेलेक्टेड अधिकारी हैं, जैसे गोपाल शर्मा 2018 में हमारे यहाँ से एसडीएम हुए थे, उसके अलावा सोनू मंगल हैं, धर्मेंद्र मौर्य हैं, इन लोगों ने जो टेस्ट बनाने का काम किया था और टेस्ट बनाते हुए ये कापियाँ चेक भी करते थे हमारी, तो हमको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन के तौर पे एक प्रॉपर गाइडेंस लगातार मिलती रही। तो जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें कमियां ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर खुद ही टेस्ट लगाओ और खुद ही टेस्ट देखो तो आप अपनी कमियों का पता इतनी जल्दी नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पर आपका जो दोस्त होते हैं, जो आपकी पढ़ाई में साथ चलते हैं, वो आपको बहुत काम आते हैं। तो मेरे जो दोस्त थे, शुभम हो गए, धर्मेंद्र मौर्य हो गए, या फिर अरविंद भैया हो गए, या फिर गोपाल शर्मा जो एसडीएम हैं इस समय, तो उन्होंने लगातार मेरी कॉपियों को चेक किया, उस पर रिव्यू किया, मेरी समस्याओं से मुझे बताया कि मोहन, आप जो है जो मात्रात्मक गलतियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हो, यहाँ गलती नहीं करनी है, आपकी आंसर राइटिंग किस तरह की, आपका कंटेंट किस तरह का है, इस तरह की चीज़ें हुई। हेमंत भैया जो नायब तहसीलदार हैं, उन्होंने खासकर मुझे GS1 में मदद दी कि GS1 की मैं जो हिस्ट्री, क्योंकि उनका ऑप्शनल था, तो किस तरह से जो है GS1 की जो डेफिनेशन है वो किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह का कंटेंट होना चाहिए। इसी तरह 2018 में सेलेक्टेड सर केशव कुमार सर थे, उन्होंने मुझे GS2 हो गया, हिंदी हो गया, और इसके अलावा इथिक्स का पेपर हो गया, उसमें बहुत हेल्प की कि क्योंकि उनका ऑप्शनल PSIR था और UPSC भी उनकी एक अप्रोच थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से कहाँ कमियाँ रह रही हैं, इनको आप इंक्रीज़ कहाँ कर सकते हो। तो इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ जब आप लगाते हो तो आपको ज़रूरत है कि आप मैक्सिमम टाइम आंसर राइटिंग में गुजारें। जो प्री से मेंस तक का जो फेस होता है उसमें आपको आधा समय आंसर राइटिंग के लिए दिया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा PCS हो या UPSC हो, सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि 3 घंटे के अंदर आप कैसे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए
DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और जब आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि 2021 में जो पहला पेपर था मेरा, उसमें मेरा पहला क्वेश्चन था वो थोड़ा सा डिले था, क्योंकि सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग था। तो मैंने सोचा था कि जो छोटे क्वेश्चन हैं वो मैं पहले करूँगा और बड़े क्वेश्चन बाद में करूँगा। तो 6 मिनट में एक क्वेश्चन करना था मुझे छोटा, और 9 से 10 मिनट में बड़ा क्वेश्चन करना था। लेकिन शुरुआत में मैं 2-3 मिनट पिछड़ गया और इसका कहीं ना कहीं प्रेशर मेरे ऊपर आ गया। तो मुझे लगता था कि मेरा GS1 जो है वो उतना अच्छा नहीं रहा। बाकी सभी जो पेपर थे उसमें मैं पहले से ही लीड में था। इवन जो GS4 का पेपर था उसमें 72 पेजों की कॉपी मिली थी। बाकी सारे जो पेपर थे उसमें 50 पेजों की कॉपी थी। तो 72 पेजों की कॉपी थी। तो मैंने शुरुआत में ही देखा और मैंने अपना अप्रोच बहुत स्पीड में कर लिया। तो शुरुआत का जो क्वेश्चन था वो लगभग 2.5 या 3 मिनट में कर दिया था, और इसी स्पीड के साथ में मैंने अंत तक किया था। दोस्तों, ये कहा जाता है कि कंटेंट ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग भी ज़रूरी है। कंटेंट के साथ में आपका डाटा हो मेंस एग्ज़ाम में, इसके अलावा आपके करंट के जो भी उस समय मुद्दे हों उनको आप लेके आएँ। SDG गोल्स हैं, आपके आईची गोल्स हैं, आर्टिकल हैं, कोई समिति है, इन सारी चीज़ों को आपको अपने मेंस एग्ज़ाम के लिए तैयार करना होगा। और इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं जो उस क्वेश्चन की डिमांड को रीच करते हों, तो आप उनको डालें। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 3 घंटे में 20 क्वेश्चनों को प्रॉपर वे में लिखें। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और फुल पेजेस जो हैं वो भी कवर किए थे। दोस्तों, इंटरव्यू के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू की तैयारी कोई अलग नहीं की जाती। जब हम प्री की तैयारी करते हैं और मेंस की तैयारी करते हैं और इसमें जब हम बुक्स को रीड करते हैं, करंट के साथ में सारी चीज़ों को कवर करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारी इंटरव्यू के लिए जो एक अप्रोच है वो भी तैयार हो रही है। 2018 में पहली बार ही मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मुझे उसका एक जनरल कहीं ना कहीं अनुभव हो गया था। तो उसके बाद में जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ता था तो मेरे दिमाग में एक चीज़ रहती थी कि ये साक्षात्कार में मुझसे पूछी भी जा सकती है। तो हम 3-4 दोस्तों का ग्रुप था और हम अक्सर जो है एक दूसरे से इस तरह क्वेश्चन पुटअप करते थे जिसके जवाब इंटरव्यू फेम में दिए जा सकें। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू की तैयारी आप जो है ईमानदारी से कुछ अलग नहीं करनी होती है। जो आप तैयारी कर रहे हो उसी में इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है। बशर्ते जब आपका मेंस का रिज़ल्ट आता है तभी आप जो है लगातार जो करंट के सिनेरियो हैं उनको देखते रहें, अपनी जो आपका व्यवहारिकता है उसमें बदलाव लाएं, साथ ही जो आपकी वीकनेस हैं और जो आपकी एक तरह से विशेषताएं हैं उन पर आप लगातार वर्क करते रहें और अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। क्योंकि मुझे लगता है इंटरव्यू टोटली जब आप जाते हो तो फिर वो आपकी आइडियोलॉजी, आपकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड होता है। उसमें ज्ञान को लेके या आपके नॉलेज को लेके कोई इतना वो नहीं होता। जैसे 2018 में जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया था अपना, तो मुझे लगा था कि मैं जो फेल हुआ हूँ उसके लिए मेरा इंटरव्यू के मार्क्स जिम्मेदार हैं, लेकिन मुझे 61 मार्क्स मिले थे। तो अच्छे मार्क्स होते हैं। और मैंने ये देखा कि जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ ही नहीं रहे थे और मैंने सीधा डिनाई किया था, क्योंकि मैं सच बोल रहा था और मैंने पर्सनैलिटीज़ वाइज भी सारी चीज़ें अच्छी थी। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्री और मेंस पर फोकस दीजिएगा, एक अच्छी सोच रखिएगा, आपका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा जाएगा। दोस्तों, मैंने अपना जो अनुभव है आपके साथ में शेयर किया, इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा DKT टीम का कि इन्होंने मेरे इस अनुभव को आपके साथ में साझा करने में मेरी हेल्प की। मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।